नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल की तरफ से है, जिसे अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल के तौर पर एडॉप्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और ये अभी हमारी सभी सुखोई फ्लीट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग R-77 मिसाइल को रिप्लेस करने वाली है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से 3 अलग अलग बैच में अस्त्र मिसाइल को ऑर्डर किया गया है, जिसमें पहले बैच में अस्त्र मिसाइल की करीब 50 यूनिट को ऑर्डर किया गया था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से 248 मिसाइल के लिए कंबाइंड ऑर्डर किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स 200 मिसाइल को खरीदने वाली थी और 48 मिसाइल इंडियन नेवी खरीदने वाली थी या नेवी इस्तेमाल करने वाली थी। और फिर 2022 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2,971 करोड़ की कीमत में एक अननोन अमाउंट में इस मिसाइल को ऑर्डर किया गया था। अब अस्त्र मिसाइल की यूनिट कॉस्ट है वो लगभग 7 से 8 करोड़ के बीच आती है, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें 400 से 425 के आसपास मिसाइल को एक्वायर किया जाएगा और इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि अस्त्र मिसाइल को प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करती है, उनकी तरफ से एक अपडेट सामने आया है। भारत डायनामिक लिमिटेड का ये कहना है कि अभी वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक्सपेंड करने वाले हैं, यानी कि अस्त्र मिसाइल की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल अस्त्र मिसाइल के ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। वर्तमान भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से साल भर में 50 अस्त्र मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिस वजह से एग्जिस्टिंग ऑर्डर को ही क्लियर करने में उनको वर्तमान की रेट में मिनिमम 7 से 8 साल लग जाएगा या उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उस वजह से अभी वो अपनी प्रोडक्शन रेट को 2 गुना इंक्रीज करने की कोशिश करने वाले हैं, यानी कि साल भर में अभी 100 मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने का टारगेट रखा गया है, जिससे वो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ही सभी एग्जिस्टिंग ऑर्डर को क्लियर कर सकते हैं। इस बीच भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होना भी उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। अगला अपडेट हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की तरफ से है। अभी हमारे 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन की तरफ से इस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनमें से एक हमारी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी और दूसरा हमारा HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो कि साथ मिलकर ऐसे एक सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से अपनी हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को टेस्ट किया गया था, जिसके बाद कुछ ही दिन बाद ही अभी HAL और न्यू स्पेस की तरफ से भी अपनी हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट का टेस्ट किया गया है। टेक्निकली देखा जाए तो HAL और न्यू स्पेस की तरफ से इस हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को डेवलप किया जा रहा है। ये साइज में नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की सैटेलाइट से काफ़ी बड़ा होने वाला है और ये काफ़ी ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकता है। तो रिसेंटली न्यू स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, उसमें उनकी हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट ने लगभग सभी प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसमें हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट ने लगभग 27 घंटे की एंडोरेंस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि अभी तक एक नेशनल यूएवी रिकॉर्ड है। और इसके बाद यह अभी 26,000 फीट की ऊंचाई में भी ऑपरेट कर सकता है, जो कि किसी भी सर्वेलेंस मिशन के लिए काफी सफिशिएंट होने वाला है, सुइटेबल होने वाला है। फिलहाल अभी भी न्यू स्पेस की तरफ से जो हाई अल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को डेवलप किया जा रहा है वो एक प्रोटोटाइप स्टेज में है और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इसके एक फुल स्केल मॉडल को बनाया जाने वाला है, जो कि इसके मुकाबले साइज में काफी बड़ा होगा और ये लगातार 90 दिन तक ऑपरेट कर सकेगा और आराम से लगभग 65,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट कर पाएगा। इन सिस्टम को हम बोथ मिलिट्री और सिविलियन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे कि हम चाहे तो इसको सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे और अगर इनको बॉर्डर एरिया में लगभग 65,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है तो हम बहुत ही आसानी से दुश्मन के एरिया के अंदर काफ़ी दूर तक नज़र रख सकते हैं। इसके बाद इसको कम्युनिकेशन के लिए फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके, जो कि सिविलियन एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी करीब 300 के आसपास ऑल टेरेन हॉलर्स को एक्वायर करने का प्लान किया गया है। इसमें आर्मी की तरफ से अभी TVS सुंदरम ATT हॉलर्स को सिलेक्ट किया गया। इन सिस्टम को इजराइल की डॉल्फिन सिस्टम की तरफ से और TVS की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है और एक मिलिट्री ग्रेड की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर लोड कैरिंग सोल्यूशन है। ये बोथ 4x4 और 2x2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है और ये लगभग 120 kg तक की लोड को कैरी कर सकता है और किसी भी टेरेन में ऑपरेट कर सकता है। इन सिस्टम को नॉर्मली जवानों के साथ लॉजिस्टिक को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है।
आप सबको पता होगा कि जब हमारे कोई टीम पेट्रोलिंग पर जाती है तो वो अपने साथ खाने पीने का सामान और एक बेसिक कॉम्बैट लोड को कैरी करते हैं जिसमें एमुनिशन वगैरह शामिल होता है। तो ये सारा कुछ सोल्जर को कैरी करना पड़ता है, जो कि उनकी ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को और स्पीड को रिड्यूस करता है, क्योंकि इतना सारा लोड वो कैरी करने के बाद जाहिर सी बात है कोई भी थक सकता है। हालांकि हमारे हर एक सोल्जर को इसके लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन अगर उनको इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जिस वजह से अभी इन हाइब्रिड हॉलर्स को एक्वायर करने की बात किया जा रहा है, जो कि सोल्जर की बेसिक कॉम्बैट गियर को कैरी करने वाले हैं, जिससे सोल्जर की एंडोरेंस, मोबिलिटी, सर्वाइविलिटी और एजिलिटी सभी बेहतर होने वाले हैं। इन एटीटी हॉलर्स में एक्टिव इलेक्ट्रिकल डिफरेंशियल ट्रांसमिशन कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम, क्विक रिलीज ऑफ लोड आउट और वायरलेस रिमोट कंट्रोल जैसे और भी कई तरह के सिस्टम मौजूद हैं, जो कि इनको खराब टेरेन में भी बेहतर मोबिलिटी को प्रोवाइड करने के साथ साथ इमरजेंसी में तुरंत ही सोल्जर को इससे रोल आउट को रिलीज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगला अपडेट कान फाइटर जेट की तरफ से है, जिसे अभी टर्की की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। रिसेंटली टर्की की तरफ से अपनी कान फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही टर्किश एरोस्पेस के सीईओ मिस्टर तमेल कोटले ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि पूरे डिफेंस कम्युनिटी में टर्किश एरोस्पेस और उनकी फाइटर जेट का मजाक बना दिया है। रिसेंटली मिस्टर कोटिल ने बात मीडिया को बताया था कि उनकी कान फाइटर जेट यूनाइटेड स्टेट की F-35 से बेहतर होने वाला है, और यहाँ तक कि उन्होंने इसको F-22 रैप्टर के साथ भी कंपेयर किया था। अब यहाँ तक कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, ये सभी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो इनको आपस में कंपेयर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन टर्किश एरोस्पेस की सीईओ ने जिन पैरामीटर के आधार पर कान को F-35 के साथ कंपेयर किया था और कान को बेहतर बताया था, इसको लेके सभी इसका मजाक बना रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि कान 10 टन के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकता है, जबकि F-35 बस 6 टन की पेलोड को कैरी कर सकता है। इसके अलावा कान एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि F-35 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से कान F-35 से बेहतर है। अब मॉडर्न वॉरफेयर में हम जिस भी एयरक्राफ्ट को कंपेयर करते हैं, खास करके फाइटर जेट को कंपेयर करते हैं, तो उनमें उनकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी के अलावा उनकी रडार क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम जैसे और भी कई तरह के पैरामीटर होते हैं, जो कि मायने रखते हैं कि कौन बेहतर एयरक्राफ्ट है, और असल मायने में ये जंग में उस एयरक्राफ्ट की सर्वाइविलिटी को जस्टिफाई करते हैं। आप 10 टन की पेलोड लेकर जाते हो और दुश्मन आपको डिटेक्ट कर लेता है और आसानी से मार के गिरा देता है, और आपको पता भी नहीं चलता है, तो इसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। सबसे पहले F-35 या किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ कंपेयर करने के लिए हमें उस एयरक्राफ्ट की रडार क्रॉस सेक्शन, हीट सिग्नेचर, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, ओवरऑल पैरामीटर जैसे कि स्पीड, रेंज, कॉम्बैट एरिया जैसे और भी कई तरह के सिस्टम को इवेल्युएट करना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि कान को लेकर अभी तक पता नहीं चल रहा है। और जब तक ये सभी पैरामीटर में टर्किश एरोस्पेस अपनी कान को F-35 से बेहतर साबित नहीं करता है, तो 10 टन की लोड आउट के साथ वो कभी भी कान को F-35 से बेहतर साबित नहीं कर सकते। और किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में लोड आउट से ज़्यादा या पेलोड कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इसका स्टेल्थी होना, साइलेंट होना और बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम किया गया है। आप सभी को पता होगा कि पिछले 4 सालों से हमारा चाइना के साथ लद्दाख में फेसअप चल रहा है, और इसी वजह से पिछले 4 सालों में हम लद्दाख में हेवी डिप्लॉयमेंट करके रखे हुए हैं। आज भी लद्दाख रीजन में इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 500 से ज़्यादा टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को या BMP जैसे व्हीकल को डिप्लॉय करके रखा गया है। और आप सबको पता होगा कि हर एक व्हीकल को एक रेगुलर इंटरवल के बाद जनरल सर्विस और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है। खास करके अगर हम लद्दाख जैसे टेरेन की बात करेंगे, जहां पर हमारा टैंक्स और कॉम्बैट व्हीकल डिप्लॉय किया गया है, तो ये लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई में मौजूद है, और यहाँ पर टेम्परेचर -40 तक नीचे चला जाता है। इतनी कम टेम्परेचर में अगर व्हीकल को वैसे रख दिया जाएगा तो उसका इंजन ऑयल तक जम जाता है, जिस वजह से इनको एक बार बंद करने के बाद तुरंत स्टार्ट करना संभव नहीं होता है। और ऐसे में अगर इन व्हीकल को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको वापस हमारी डिब्बों में लाकर इनको ठीक करके वापस डिप्लॉय करने में काफ़ी समय लग जाएगा, और जंग जैसे हालात में सूटेबल ऑपरेशन नहीं होने वाला, क्योंकि लद्दाख जैसे ट्रेन में ये काफ़ी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाएगा। जिस वजह से अभी आर्मी की तरफ से लद्दाख में ही न्योमा और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 2 आर्मर्ड व्हीकल रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी को सेटअप कर दिया गया, जो कि अगेन सी लेवल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। और यहाँ पर क्विकली हमारे किसी भी आर्मर्ड व्हीकल और टैंक को रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि अगर इस रीजन में हमारा कोई टैंक खराब होता है या फिर उसको जनरल मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसको यहीं पर ही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा
आर्मी की तरफ से अभी सेम रीजन में हमारी T-90, T-72 और K9 वज्र टी जैसे गन को स्टोर करने के लिए भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाया जा रहा है, जहां पर इनको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में रखा जा सकेगा। और अगर ऐसे में बाहर का टेम्परेचर -40 भी होता है, तब भी हमारे टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को एकदम से सेफ टेम्परेचर में रखा जाएगा, जहां पर इनको तुरंत ही स्टार्ट किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में, खास करके 3-4 सालों के अंदर ड्रोन्स एक बहुत ही डिमांडिंग चीज़ बन चुके हैं और सर्वेलेंस से लेके अटैक और लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए भी आज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इंडियन आर्मी भी इसमें पीछे नहीं है। खास करके लद्दाख रीजन में, जहां पर रोड्स कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है, वहां पर फॉरवर्ड लोकेशन में लॉजिस्टिक पहुंचाना एक टफ काम है, जिस वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में स्पेशल लॉजिस्टिक ड्रोन को इंडक्ट किया गया है। इस ड्रोन का नाम ऐरावत है और इसे खास करके हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ड्रोन की बात करें तो ये लगभग 80 kg के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है और लगभग 10 किलोमीटर की राउंड ट्रिप को कर सकता है। ये हाई एल्टीट्यूड में भी लगभग 40 मिनट तक आसानी से ऑपरेट कर सकता है और इसकी टेस्टिंग के दौरान इसको लद्दाख रीजन में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में ऑपरेट किया जा चुका है। ये सी लेवल से लगभग 10,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। और अगर लद्दाख जैसी एरिया की बात करें तो यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है। इसमें फुली ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सिस्टम के अलावा रूट फॉलोइंग सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें अगर हम एक बार इसकी वे पॉइंट को सेट कर देते हैं तो उसके बाद ये अपने आप ही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता है और अपनी सामान को डिलीवर कर सकता है। इसको अभी इंडियन आर्मी की तरफ से मेनली अपनी बेस स्टेशन से, अगर पहाड़ में कोई ऊंचाई पर कोई फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद है, वहां पर लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर सर्विलेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए एक स्पेशलाइज्ड नाइट विजन सिस्टम का एक्वायर करने वाले हैं। अभी ऐसे करीब 200 सिस्टम को खरीदा जाने वाला है, जिनको इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके लिए MKU की तरफ से डेवलप किए गए नेट्रो NB3101 सिस्टम को सिलेक्ट किया गया, जिसमें MKU की तरफ से 3rd जनरेशन की इमेज इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिस्टम लो लाइट कंडीशन में भी बहुत ही बेहतरीन विजिबिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है। इन नाइट विजन डिवाइस के साथ MKU की तरफ से एक कस्टम कॉकपिट सोल्यूशन को भी प्रोवाइड किया जाने वाला है, जो कि इन सिस्टम के साथ कॉम्पैक्टेबल होने वाला है। खास करके जब पायलट रात में इन सिस्टम को पहनने के बाद एक्टिवेट करेंगे, तब हमारी हेलीकॉप्टर की जो एग्जिस्टिंग कॉकपिट लाइटिंग सिस्टम है, वो इन सिस्टम के साथ इस्तेमाल करने के लिए अप्रोप्रिएट लाइटिंग कंडीशन को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इन सिस्टम के साथ MKU की तरफ से जिन भी हेलीकॉप्टर में इनको डिप्लॉय किया जाएगा, उनकी सभी हेलीकॉप्टर की कॉकपिट की लाइटिंग कंडीशन को नेट्रो NB3101 नाइट विजन सिस्टम के साथ कॉम्पैक्टेबल बनाने के लिए मॉडिफाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।